तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, इंग्लिश में जिसको आप हिंदी इलेक्टिव भी कहते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि कल यानी कि 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों 20 फरवरी 2023 को आपका बोर्ड एग्जाम कल होने वाला है। तो उस बोर्ड एग्जाम के लिए ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आखिरी सैंपल पेपर है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं हिंदी के लिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जितने भी अभी तक हमने सैंपल पेपर किए हैं सबका निचोड़ जिसको आप कह सकते हैं वो इस सैंपल पेपर में मैंने आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल के आपके पेपर के अंदर रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और पेपर का जो पैटर्न होगा वो इसी पैटर्न में आने वाला है जो हम लोग ये सैंपल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जो मैं आपके लिए मतलब कर रहा हूं। वैसे तो सैंपल पेपर बहुत ज्यादा करवा दिए हमने, लेकिन मतलब लगभग कितने करवा दिए, 6 से 7 सैंपल पेपर करवा दिए हिंदी के। फिर भी मैंने सोचा कि यार बच्चों को एक लास्ट सैंपल पेपर देना बहुत जरूरी है जिसके अंदर सारे के सारे सैंपल पेपर का निचोड़ बना करके दें हम आपको। ठीक है, तो वो देने का प्रयास किया है, तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अभी तो सिर्फ आपका कल हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमने इतने सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए हैं। आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होगा, पॉलिटिकल का होगा, हिस्ट्री का होगा, जियोग्राफी का होगा और भी बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम होगा, उन सभी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर की वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है इसी प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, इंग्लिश में जिसको आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं। हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपका एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं जो सेट करवा रहा हूँ ये सेट नंबर 1 है। आपको जो सेट नंबर मिलेगा वो सेट 1 से लेकर के 4 तक कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है। ठीक है, चाहे आपको सेट 1 का क्वेश्चन पेपर मिले, 2 का, 3 का या 4 का, कोई सा भी मिल सकता है। ये सारे सेट के हमने सैंपल पेपर आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पर हमने ये सारे सैंपल पेपर्स के वीडियोस के जो लिंक है वहां डाल रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोड नंबर देखने को मिलेगा। नीचे चले तो कुछ और बेसिक बातें आपको यहाँ लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जैसे कि मुद्रित पृष्ठ कितने हैं, मतलब कि छपे हुए पेज कितने क्वेश्चन पेपर के अंदर, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए, जैसे 14 क्वेश्चन हमसे हिंदी में पूछे जाएंगे। 15 मिनट का टाइम आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। और हाँ बच्चों, आपका जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए लास्ट मिनट टिप वाला भी वीडियो मैंने आपको बता दिया है, मतलब बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें आपको मैंने बताई है ना जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ बच्चों, एक टॉपर बन सकते हैं। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ना केवल पास हो सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो उस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आई बटन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आप पढ़ करके समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि जो कल आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो आपका कल पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को, तो हम लोग आ गए बच्चों खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको गद्यांश दे देगा, उसको पढ़ना है और जो आपको सही विकल्प लगता है उसको चुन करके लिखना है। और पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका 10 नंबर का रहेगा, 10 अंक का रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गद्यांश क्या दे रखा है कि मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन जो है दिशाहीन तथा व्यर्थ है। एक बार एक दिशाहीन युवा आगे बढ़े जा रहा था। राह में महात्मा जी की कुटिया देख रुककर महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता जो है ये कहाँ जा रहा है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो।
युवा या कह लीजिए युवक ने कहा कि मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक युवा की बात कर रखा है, एक आदमी की बात कर रखा है जो कहीं जाना चाह रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। जैसे आज के भी युवा जो यंग जनरेशन है वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली वो समझ नहीं पाते कि वो किस चीज में महारत हासिल है, उनको वो क्या चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो वही ले करके यहाँ पर आपका एक गद्यांश बना करके दे रखा है। तो इस तरह से आपका दे रखा है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनको हल करने का प्रयास हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दे रखा है और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आपका गद्यांश और ये पद्यांश जो काव्यांश वगैरह आएगा और जो आपका आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा नहीं काफी कहूंगा डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि ये आपका अनसिंग पैसेज टाइप आप इसको समझ सकते हैं जो हर बार एक यूनिक टाइप का आता है। तो हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि युवक कहाँ जा रहा था। तो युवक जो है दिशाहीन लक्ष्य की ओर जा रहा था। मान लीजिए कि एक युवक है ये, ठीक है, ये देखिए मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, जज मत कीजिएगा। ठीक है, ये युवक जो है ये चल रहा था मस्त रास्ते में और ये कहाँ जा रहा है, ऐसे रास्ते पर जा रहा है जिसका कोई दिशा ही नहीं है। ठीक है, तो युवक कहाँ जा रहा था बच्चों, तो दिशाहीन लक्ष्य की ओर युवक हमारा जा रहा था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किसी विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कोई जो स्टूडेंट होता है उसका लक्ष्य, उसका एम क्या होना चाहिए, तो सबसे अधिक अंक पाना ये उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। देखिए ये नंबर मैं आपको दिखाता हूं, ये नंबर क्या है, 100 नंबर। जैसे होता है ना दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 100 जो होता है वो पुलिस का नंबर होता है, हालांकि अब बदल चुका है, एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं, अब 112 हो गया है। ठीक है, तो दिल्ली में क्या करते हैं लोग, सभी पुलिस से दूर जाना चाहते हैं और जगहों पे भी दूरी जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई मतलब चाहते हैं कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे पुलिस उनको पकड़ने आए। ठीक है, यानी कि सभी लोग इस नंबर से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ही होता है जो इस नंबर को अचीव करना चाहता है, अपने 100 में से 100 मार्क्स को स्कोर करना चाहता है। जैसे अभी आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है तो आप भी चाहेंगे कि 80 में से आपके 80 आए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ही होता है जो 100% स्कोर करना चाहता है। ठीक है, तो आपको भी हमेशा एक चीज का लक्ष्य बना करके चलना चाहिए कि आपको सबसे अधिक स्कोर करना है अपनी क्लास के अंदर। अगर मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं आपको। ये बात है जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 के अंदर। बिल्कुल भाई एकदम डल बच्चा था, मेरे को कुछ नहीं आता था उस टाइम पे। ठीक है, मेरे क्लास में एक से एक तोपची बंदे थे, तोपची मतलब कि बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले। और मैं कोई खासा ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहा था उस टाइम पे, जो करता था सेल्फ स्टडी करता था। एक दो ट्यूशन देखा भी था तो वो कुछ खासा समझ नहीं आया था, तो मैं उतना पढ़ने में अच्छा नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टर्म 1 यानी कि आप कह लीजिए जो हमारा एस1 होता है वो गुजरा, उसमें मेरे कुछ खास नंबर नहीं आए। तो सब जो है एक तरह से ना होता है ना कि चढ़ाने टाइप का होता है कि हाँ यार तू क्या उखाड़ लेगा, इस तरह से तू क्या कर लेगा, तो उस टाइप की मैं सिर्फ समझाने के परिदृश्य से बता रहा हूँ। तो इस तरह से करने लग गए, सभी लोगों के साथ होता है। जैसे जो होता है ना कि ज्यादा ही बंदा पढ़ लेता है तो एक एटीट्यूड आ जाता है, तो कई लोगों में मेरी क्लास में भी एटीट्यूड आ गया था। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लक्ष्य बनाया कि यार मेरे को और किसी से मतलब नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है और मैं एक ना अपना ऐसा लक्ष्य लेके चलूंगा कि भाई मेरे को अच्छा स्कोर करना है। तो मैं पढ़ने लग गया और मैंने बहुत पढ़ाई की और उसके बाद जो है जब हमारा यहाँ पर प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो प्री बोर्ड के एग्जाम के अंदर मेरे पॉलिटिकल साइंस में 100 में से, मैं 100 की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे टाइम पे 100 नंबर का पेपर होता था 2019 में, 100 में से 96 मार्क्स आए थे, जिसको टीचर ने काट के 92 मार्क्स कर दिया ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाऊं। ठीक है, जब मेरा रोल नंबर आया ना, जब टीचर मतलब कॉपी लेके आ रहा तो सारे टॉपर नहीं होते हैं कि सर कौन फर्स्ट आया, किसके ज्यादा नंबर आए, तो टॉपर लोग पीछे पड़ गए कि सर किसके नंबर ज्यादा आए। तो टीचर ने बोला कि है एक बच्चा जिसने बहुत ज्यादा लिखा है। ठीक है, मैं भी सोचा होगा, मेरी क्लास में अजय और इस तरह करके कुछ लड़के थे जो टॉपर की श्रेणी में आते थे, तो मेरे को लगा होंगे भाई अजय वगैरह होंगे। तो फिर क्या हुआ कि जब टीचर जो है मतलब सबका कॉपियां देने लग गए, तो मेरा रोल नंबर था 18 रोल नंबर था स्कूल के अंदर मेरा। तो 18 रोल नंबर जैसे ही बोला कि हाँ रोल नंबर 18 जयप्रकाश, यस सर, तो मैं गया और उन्होंने मार्क्स बोला कि हाँ 92, मेरे वैसे 92 दिया उन्होंने, 96 आ रहा था, 92, पूरी क्लास हिल गई एकदम से, यार 92 मार्क्स स्कोर कर लिया इसने, कैसे भाई कैसे। ठीक है, मैं भी चौंक गया, भाई मेरा ही लाया हो ना सर आंसर शीट। मैं बोला सर एक बार दिखाना। मैंने अपना आंसर शीट बहुत कम देख पाया उस दिन और मेरा आंसर शीट पूरी क्लास में बट गया। सभी लोग बोल रहे हैं, सभी बच्चे बोल रहे हैं मेरे क्लासमेट कि भाई मेरे को दिखा दे, मेरे को दिखा दे यार, देखूं तो सही तेरे इतने नंबर कैसे आए। तो मैं अपना आंसर शीट बहुत कम देख पाया और मेरे क्लास के बच्चों ने बहुत ज्यादा देखा। और उस दिन जब लंच हुआ, मैं जब बाहर निकला लंच करने के लिए,
मतलब लंच कर लिया था, बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकलते हैं, तो निकला दोस्त के साथ अपने। तो सब बच्चे मेरे को मतलब जो 12th ए के थे, मैं 12th बी में था, तो 12th ए वाले बच्चे मेरे को देख कर वो देखा आ गया टॉपर, वो देखा आ गया टॉपर। तो ये चीजें मुझे देखने को मिली। वहां पर भी एक बच्चे ने मेरे से बोला, जो टॉपर था अजय, उसने मुझे बोला कि तेरे अभी तो 92 आ गए हैं, हालांकि 96 आए थे, वो काट के 92 दिया था टीचर ने, ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाऊं। तो अजय ने बोला कि तेरे तो 92 अभी आ गए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे खुद के ऊपर भरोसा था कि यार मैंने जितनी मेहनत की है ना, लेजेंड तरीके से मेहनत की है और नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 100 में से 95 मार्क्स आए थे मेरे, 100 में से 95 नंबर। ठीक है, तो देखिए आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना आपको फोकस करना चाहिए, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सबसे अधिक अंक पाना। ये आपका प्राइमरी एक कह लीजिए लक्ष्य स्टूडेंट लाइफ में आपका होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका चौथा वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी महिला का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कोई अगर एक महिला है, कोई फीमेल है, तो उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर बनना। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत, सारी चीजें खुद से बनाएगा। तो वैसे ही कोई महिला अगर है, कोई फीमेल अगर है, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए आत्मनिर्भर बनना, किसी पुरुष पर डिपेंड ना रहना। ये महिला का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करता है। तो व्यक्ति जो है अपना लक्ष्य जो है अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित यहाँ पर देखता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना चीज अचीव कर सकता है या कौन सा काम कर सकता है। उसी हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छोटे लक्ष्य प्राप्त करने पर क्या होता है। तो छोटे लक्ष्यों को अगर आप प्राप्त करेंगे तो मनुष्य में आत्मविश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, अगर आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कल आपका पेपर है और आपने एक लक्ष्य बनाया कि आज जो है 12 बजे रात तक मैं क्या करूंगा कि 10 मतलब आधा घंटा पढ़ लिया, 30 मिनट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का गैप लूंगा, फिर 30 मिनट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का गैप लूंगा। इस तरह से आज रात को पढ़ाई करूंगा और पक्का 12 बजे सो जाऊंगा और सुबह 6 से 7 बजे उठूंगा, 7 घंटे की अच्छी नींद लेकर के आराम से अपना 7-8 बजे जब भी आप उठे अच्छी नींद लेकर के अपना बोर्ड एग्जाम देने जाऊंगा। तो अगर आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि किसका जीवन सार्थक है। कौन ऐसा बंदा है जिसका जीवन सार्थक है, मतलब बढ़िया है, परफेक्ट है। तो उस बंदे का, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है। ऐसा व्यक्ति जो परिस्थितियों को बदल सके, उसी का जीवन सार्थक है। जैसे दशरथ मांझी ले लीजिए, दशरथ मांझी के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या किया, पहाड़ को काट करके वहां से जो है रास्ता निकाल दिया कि भैया पहाड़ को काट के मैं रास्ता निकालूंगा। जैसे कि उनका जो घर था वो पहाड़ के इस साइड था और उनका जो खेत था वो पहाड़ के दूसरी तरफ था। अब पहाड़ को चढ़ करके जाने में 2 घंटे का समय लगता था और अगर पहाड़ के इधर से समय जाइएगा मतलब साइड से, तो आपको 3 या 4 घंटे का समय भी लग सकता है। तो इसी हिसाब से एक फिल्म देखा था मैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि दशरथ मांझी गए और वहां पर मतलब उनकी वाइफ जो थी वहां से गई और गिर करके उनका देहांत हो गया। तो इस बात को लेकर वो बिल्कुल अड़ गए और उन्होंने क्या किया कि पहाड़ को काट के उसमें से रास्ता बना दिया। तो उसी का जीवन सार्थक है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है। वो चाहते तो अपनी पत्नी के गम में जीवन भर शोक में बिता सकते थे कि हाँ मेरी पत्नी जो है पहाड़ से गिर के मर गई, लेकिन उन्होंने इस गुस्से को एक कार्य दिया, एक काम में बदल दिया। ठीक है, और पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। आज पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है, सोचिए। तो इस तरह से आपको भी करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहाड़ काट के रास्ता बनाओ, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हो उसके लिए अच्छी तैयारी करके जाओ। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, तभी आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य के बिना जीवन कैसा हो जाता है। तो लक्ष्य अगर आपके पास नहीं है, कोई एम नहीं है, तो दिशाहीन या व्यर्थ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक समुद्र है, उसमें क्या है, समुद्र के बीच में एक नाव खड़ी है, ठीक है, और एक शिप मान लीजिए खड़ी है और ये शिप ना तो उधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। तो अंततः क्या होगा, एक ना एक दिन ये जो नाव है, ये जो शिप है, ये समुद्र के अंदर डूब जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसके जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो हमेशा जीवन में कोई ना कोई, जो भी चीज आपको पसंद है उसको ध्यान में रख के एक लक्ष्य जरूर बनाइए। ठीक है, तो लक्ष्य के बिना जीवन कैसा हो जाता है, दिशाहीन या व्यर्थ है उसका जीवन, जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न कि हमें कब तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। हमें जब तक अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए जब तक हम लोग अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असफल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब वह शब्द जो शब्द के आगे लग करके उस शब्द का मतलब ही पूरा बदल देता है, वो होता है उपसर्ग। तो असफल में क्या होता है, अ जो है आपका ये उपसर्ग है, अगर इस अ को हटा देंगे तो सफल हो जाएगा यानी सक्सेसफुल, और अ लगा दिया तो असफल यानी अनसक्सेसफुल। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, असफल में अ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको काव्यांश दे दिया है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका कितने नंबर का है, 8 नंबर का है बच्चों। कितने नंबर का है, 8 नंबर का। तो दूसरे के पहले यहाँ पर देखिए 2 काव्यांश दे रखा है आपको, और 2 में से कोई एक काव्यांश आपको करके लिखना है, मतलब 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो पहला काव्यांश जो है काव्यांश नंबर 1, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर है कि अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियां मजबूत कर ली है, और ढलान पर एड़ियां जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ, सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा मैं कंधे अड़ा दूंगा, देखना वही जो है कि वह वहीं ठहरा होगा। तो इस तरह से करके आपका ये काव्यांश दे रखा है। इसको आप पढ़ लीजिए और इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में कवि का निश्चय प्रकट होता है कि वह क्या है, वह अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपने लक्ष्य को क्या करेगा, पाकर ही रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा ख वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि कवि का तैयार होना दर्शाता है। कवि जो है वो तैयार हो रहा है, उसका क्या दर्शाता है कि वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार है। ये नहीं कि लाली लिपस्टिक लगा के तैयार हो रहा है कवि, वो शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूं। ये जो पंक्ति है इसका भाव क्या है, तो इसका भाव है प्राप्य को पाने के लिए सावधान रहना। ठीक है, जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए हमेशा सावधान रहिए। अगला क्वेश्चन है कि सूरज द्वारा लोगों के जीवन में सुख समृद्धि एवं प्रकाश का आगमन होता है। यह कथन दर्शाता है कि सूरज क्या है, प्रतीकात्मक है। सूरज क्या है बच्चों, प्रतीकात्मक है, एक अच्छा है, पॉजिटिव साइन है एक तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरज जाएगा भी तो कहां, उसे यहीं रहना होगा। कथन क्या दर्शाता है, तो स्थायित्व को दर्शाता है। भैया सूरज कहां जाएगा, आज डूबा है फिर कल उग जाएगा। ठीक है, आज अगर सनसेट हुआ है तो कल सनराइज हो जाएगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, सूरज का स्थायित्व दर्शा रहा है। ठीक है, सूरज जाएगा भी तो कहां, तो ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कविता का संदेश क्या है, तो कविता का संदेश है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहना। यानी जब तक आप अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक दृढ़ संकल्पित रहिए कि हाँ मैं ये चीज करके ही रहूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, असेसन कि तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो। अब कारण क्या कह रहा है, रीजन की कवि स्वयं को साहस की मूर्ति मानता है जो धरती के जीवों के लिए सुखद परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा जो घ वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह क्या है, वह अदम्य साहस का धनी है। यानी कि वो जो चाहेगा वो कर ही लेगा, भैया साहस बहुत है उसके पास। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा घ वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चले तो हमें यहाँ पर अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसके अथवा में देखिए बच्चों हमसे कौन सा, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा हमारा काव्यांश जो है कुछ इस तरह से दे रखा है कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत, जो है सो कि नयन प्रिय कर्म रत, मन गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार। तो इस तरह से करके आपका एक काव्यांश नंबर 2 दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा इसको रीड कर सकते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा काव्यांश है
ये आपका तोड़ो तोड़ो से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दुलक माथे से गिरे शिकर पंक्ति में शिकर शब्द का अर्थ क्या है। दुलक माथे से गिरे शिकर, ये जो पंक्ति है इसमें शिकर का मतलब क्या होता है। तो शिकर जो गिर रहा है ना भैया, वो पसीना गिर रहा है। क्या गिर रहा है बच्चों? पसीना गिर रहा है। तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चले तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि काव्यांश में दोपहर का वातावरण कैसा बताया गया है। तो काव्यांश के अंदर दोपहर का जो वातावरण है वो गर्म लू से युक्त, यानी दोपहर जो होता है ना आपका गर्म होता है और लू से भरा हुआ होता है, ऐसा बताया गया है काव्यांश के अंदर। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नत नयन प्रिय कर्म रत मन से अभिप्राय है। इससे क्या अभिप्राय है? तो झुके हुए सुंदर नयन कर्म साधना में लीन है, ये इससे अभिप्राय है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न कि भूमि किसके समान जल रही थी। तो जो भूमि है ना वो रुई के समान जल रही थी। रुई मतलब आपने रुई देखा होगा जिससे आप दिया वगैरह जलाते होंगे। तो जो जमीन है वो किसके समान जल रही थी? तो रुई के समान यहाँ पर जल रही थी। पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों, पांचवा क्वेश्चन कि दोपहर शब्द में कौन सा समास है। तो दोपहर शब्द की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर द्विगु समास है। कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास। तो चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है। तो माधुर्य काव्य गुण है। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा का उदाहरण कौन सा है। तो रुई ज्यों जलती हुई भू, ठीक है, ये जो है आपका उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। अगला है कि इस कविता में कौन सा रस विद्यमान है। तो इसके अंदर करुण रस की बात हो रही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वही उपयुक्त जो सही विकल्प है उसका चयन करके देना है। तीसरा क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए तीसरे के पहले में क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता जो है पत्रकारिता उसका दूसरा दौर चल रहा है। कौन सा दौर चल रहा है बच्चों? दूसरा दौर। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रिंट जनसंचार माध्यम का उदाहरण हो सकते हैं यहाँ पर श्रव्य। तो दृश्य प्रिंट और जनसंचार तीनों की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका टीवी, समाचार पत्र और रेडियो। यानी कि टीवी में आप कोई भी दृश्य देख सकते हैं। प्रिंट माध्यम की अगर मैं बात करूं ये हो गया आपका दृश्य माध्यम। प्रिंट माध्यम की बात करूं तो समाचार पत्र, ठीक है, और श्रव्य यानी सुनने वाला तो वो है आपका रेडियो। तो तीनों का उदाहरण बेस्ट क्या होगा? टीवी, समाचार पत्र और आपका रेडियो। तो इस हिसाब से जो हमारा दूसरा विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कि रेडियो फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है। तो वह होता है जो स्वतंत्र होता है। देखिए मैंने आपको बताया था जो पत्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक फ्रीलांसर होता है, एक आपका जो है सो कि स्वतंत्र होता है, एक होता है आपका अंशकालिक। ठीक है, तो इस तरह से करके 3 तरह के पत्रकार होते हैं जिसमें आपका फ्रीलांसर जो होता है ना फ्री होता है, उसको जो ज्यादा पैसा देगा वहां काम करेगा, मतलब फ्री है पूरी तरह से। ठीक है, तो रेडियो फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है? वो पूरी तरह से स्वतंत्र पत्रकार यहाँ पर होता है। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि रेडियो समाचार की कॉपी की प्रत्येक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए। रेडियो पे जो समाचार सुनाया जाता है उसकी जो कॉपी होती है उसमें प्रत्येक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए। तो आपका 12 से 13 शब्द होने चाहिए। कितने शब्द होने चाहिए बच्चों? 12 से 13 शब्द वहां पर होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है संचारक से। जो उसका संचारक होता है उससे संचार प्रक्रिया की हमारी शुरुआत होती है बच्चों। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को यहाँ पर भी आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको लिखना है सही विकल्प चुन करके। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, आना कानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो मोन हूँ सो देखियो जो सो कि देखियो कितेक पन जो सो कि पाली हो। तो इस तरह से करके आपका काव्यांश दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर देने का प्रयास हम लोग करते हैं बच्चों। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि पंक्ति को दे दो के माध्यम से कवि कहना चाहता है। कवि क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति जो है ना और समाज एक दूसरे से मिलकर ही सार्थकता प्राप्त करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न कि व्यक्ति और समाज के लिए क्रमशः प्रतीक है, तो दोनों के लिए प्रतीक है दीप और पंक्ति। व्यक्ति और समाज के लिए कौन सा सिंबल दिखाया गया है, दीप और पंक्ति के बारे में बता रखा है, तो ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति के समाज से जुड़ने पर क्या होता है, तो दोनों को एक दूसरे का लाभ प्राप्त होता है। यानी एक बंदा जो होता है वो सोसाइटी से जब जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, तो समाज को भी उससे फायदा होता है और जो है कि समाज से उसको फायदा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ग वाला सही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्नेह शब्द में अलंकार है, तो इसके अंदर अलंकार है बच्चों श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ भरा माता का अभिप्राय है, तो व्यक्ति स्वयं अपने गुणों और योग्यता पर आत्म मुग्ध होता है, ये इससे अभिप्राय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी कौन है, तो पनडुब्बी जो है यहाँ पर हमारा गोताखोर है। गोताखोर वो होते हैं डाइवर्स, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, जो पानी के अंदर डूब के कोई काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पनडुब्बी जो है यानी सबमरीन कौन है, गोताखोर है बच्चों। ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए बता रखा है, यहाँ पर भी आपको गद्यांश को पढ़ना है और जो सही उत्तर है आपको वो चूज करके लिखना है। 6 नंबर का रहेगा पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है ये गद्यांश कि एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाए, सारे लोग जो है मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीजों की तरह जैसे कि आदमी भी बनने लगेंगे। तो इस तरह से करके एक मिल का जो मालिक था उसके मन में जो है यहाँ पर क्या आता था, अलग अलग तरह के ख्याल आया करते थे। वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है। अवतरित है मतलब किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो गद्यांश है लघु कथा चार हाथ जो है ना, चार हाथ लघु कथा जो है उससे लिया गया है आपका। ठीक है, तो चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है असगर वजाहत जी। क्या नाम है बच्चों, असगर वजाहत जी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि मिल मालिक के ख्याल पर किसने पानी फेर दिया। तो जो वैज्ञानिक लोग थे ना, साइंटिस्ट लोग, उन्होंने मिल मालिक जो ये ख्याली पुलाव पका रहे थे ना अपने दिमाग में कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या किया, पानी फेर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर लिखना है। और अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि मिल मालिक द्वारा मजदूरों के चार हाथ लगवाने के क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पर मिल मालिक जो था वो मजदूरों के चार हाथ लगवाना चाहता था। क्यों, क्योंकि वो काम को शीघ्रता से करवा पाए या करवाना। ठीक है, यानी मिल का मालिक है वो तो पैसा दे रहा है भाई उतने ही टाइम के लिए, तो अगर मजदूरों के चार हाथ होंगे तो वो उसके काम को और जल्दी करेंगे और उत्पादन को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए कि मिल में क्या होता था कि पहले 100 किलो अनाज जो है सो की प्रोड्यूस होता था, अब वो अगर चार हाथ हो जाएंगे तो 200 किलो कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो इसीलिए मिल का जो मालिक था वो मजदूरों के हाथ में मतलब मजदूरों के चार हाथ लगवाना चाहता था। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो चौथा वाला विकल्प है क व ख दोनों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न कि वैज्ञानिकों को नौकर किसने बनाया। तो वैज्ञानिक जो थे उनको नौकर बनाया पूंजीपतियों ने। किसने नौकर बनाया बच्चों, पूंजीपति जो लोग थे उन्होंने वैज्ञानिकों को नौकर बनाया। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जो देखिए छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये गद्यांश आपकी अंतरा भाग 2 पुस्तक के किस खंड से लिया गया है। तो ये जो गद्यांश है आपकी अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों, गद्य खंड के अंदर से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। इसमें वही है, आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछा है, उसका आपको सही एमसीक्यू सिलेक्ट करके लिखना है। और छठा क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला, छठे के पहले में क्या पूछ रखा है हमसे कि अभिलाषाओं की राख है से क्या तात्पर्य है। अभिलाषाओं की ये जो राख थी इससे क्या तात्पर्य है। तो झोपड़ी के साथ जो है सूरदास जो था उसकी अभिलाषाओं की भी पूरी तरह से समाप्ति हो जाना, यही अभिलाषाओं की उसकी राख थी। यानी सूरदास ने जो सोचा था कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो जैसे ही झोपड़ी जला उसका पैसा उसा सब जल गया, तो उसकी अभिलाषाओं की राख यहाँ पर हमें देखने को मिली। उसके सपने पूरी तरह से खाक में यहाँ पर
मिल गए, तो घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी में सूरदास को प्रमुख दुख किस बात का था। सूरदास जो बंदा था तो उसको जो झोपड़ी था उसमें उसका जो मेन दुख था वो क्या था, तो पोटली में रखे जो पैसे थे ना उनका उसको मेन दुख था सूरदास को, क्योंकि वो तो भाई गए, तो इसीलिए उसको ये मेन दुख था। तो क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालवा प्रदेश कैसा है। तो मालवा जो प्रदेश है आपका वो पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का मतलब होता है ना पहाड़ वाला एरिया जो होता है ना, जैसे आप झारखंड वगैरह लेंगे या फिर उत्तराखंड लेंगे तो ये पहाड़ी एरिया है, तो वैसे ही मालवा जो प्रदेश है आपका ये पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि विस्कोहर की माटी पाठ में आए शब्द कोइया से क्या अभिप्राय है। तो इससे इसका मतलब होता है, कोइया का मतलब जल में उगने वाला पुष्प, यानी जल में उगने वाला जो फूल होता है ना, पुष्प का मतलब होता है फूल, तो वो होता है हमारा कोइया, जो कि विस्कोहर की माटी पाठ के अंदर वर्णन इसका किया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है यहाँ पर, ठीक है। तो सूरदास की जो झोपड़ी है आपका ये रंगभूमि जो आपका उपन्यास है ना इसका एक अंश है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है खंड ब, जिसको आप सेक्शन बी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछेगा। ये वाला जो सेक्शन है हम लोग इसी सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे। अभी की इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ ही देर में इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा जिसके अंदर हम लोग अपना पूरा सैंपल पेपर कवर अप करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, जैसे अभी इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे कि जो भी हम मतलब जैसे ही आप प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा। अभी पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है, जैसे कि जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।